तो बताइए कहाँ तक पढ़ा दिया था? हाँ, इसको पढ़ाया, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ दिया था? हेनरी लॉ वगैरह पढ़ दिया था। हेनरी लॉ में मैंने क्या बताया था आपको? हेनरी लॉ में सिंपली बताया था कि जो प्रेशर होता है, अगर कोई गैस हमें डिज़ोल्व करनी है किसी लिक्विड पर, जैसे सपोज दैट ये एक सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट के अंदर हमें कोई गैस डिज़ोल्व करनी है, तो सिंपल प्रोसेस क्या होता है कि गैस को प्रेशर के टर्म में ही डिज़ोल्व कर सकते हो। इसका मतलब गैस को डिज़ोल्व करने के लिए वी नीड प्रेशर। यहाँ पे हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तभी वो गैस डिज़ोल्व होगी। सिंपली क्या है, फॉर्मूला है, एक रिलेशन है जो गैस के अमाउंट और प्रेशर को आपस में कनेक्ट करता है। यानी हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है दैट इज़ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स काम करता है। पी क्या है? पी अप्लाइड प्रेशर है जिसकी वजह से आप किसी गैस को इसमें डिज़ोल्व करते हो, अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। और ये x क्या है? वैसे तो x मोल फ्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ आप इस टर्म के अकॉर्डिंग पढ़िए अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस ये डिज़ोल्व होता है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि p इज़ द टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ द गैस या मोल फ्रैक्शन। तो p प्रोपोर्शनल टू x का मतलब क्या हो गया? p प्रोपोर्शनल टू x का मतलब हो गया p इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये फॉर्मूला था हमारा, राइट। p इज इक्वल टू KHX। यहाँ पे जो KH है इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। और मैंने आपको बताया भी था कि ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये कुछ टर्म पर डिपेंड करता है। इसके टर्म कौन कौन से हैं? जैसे ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ये और किस पर डिपेंड करता है? KH, क्योंकि KH सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो KH इज़ द टर्म ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। कैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस से कैसे KH रिलेटेड है, इसकी थोड़ी सी बात कर देते हैं। देखिए, जैसे सपोज दैट वी हैव टू डिफरेंट गैसेस, हमारे पास दो डिफरेंट गैस हैं। एक हमारे पास गैस है गैस A और एक हमारे पास गैस है गैस B। अब अगर इन दोनों गैसेस के लिए मैं आपसे बोलूं कि जो A गैस है इसके लिए जो KH की वैल्यू है, सपोज करें वो वैल्यू है 2.0, और सपोज दैट जो B है उसके लिए KH की वैल्यू क्या है? 3.0 अज्यूम कर देते हैं। तो क्योंकि ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई पर हैं KH और X, इसका मतलब जब दो फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई पर होते हैं तो उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि KH इज़ इन्वर्सली रिलेटेड विद द X। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सिंपली हो गया जिस गैस के लिए KH विल बी हायर देन सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस विल बी लेसर, वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस कम हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो KH की वैल्यू इसके लिए आप चेक करिए, KH की वैल्यू इसके लिए कम है और KH की वैल्यू इसके लिए कम है, तो इस गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। यानी मैं बोल सकता हूँ A विल बी मोर सॉल्युबल देन B। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम, सेम सॉल्वेंट। अब जो KH होता है वो कई और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। कैसे? जैसे KH इज द टर्म ऑफ द टेम्परेचर। जो KH होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट में चलता है। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH भी इंक्रीज होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि हायर द टेम्परेचर, हायर द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे तो KH विल बी हायर, KH विल बी हायर। KH भी इसके लिए बेटा क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और KH ज़्यादा हो जाएगा तो X अपने आप इसके लिए क्या हो जाएगा? X विल बी लोअर, राइट। तो इसमें हम एक बार में बोल सकते हैं क्या कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द X। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी से मैंने एप्लीकेशन आपको बताए थे। एप्लीकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है, एक्वेटिक लाइफ में क्या, जैसे फिश है, टर्टल वगैरह हैं या और भी जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो समर टाइम पर वो है ना, ये डेप्थ में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं खुद को, डेप्थ में, बजाय इसके कि आउटर सरफेस में आने पर। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर वाटर का सरफेस इस तरह का सपोज दैट है, तो जब समर टाइम आएगा या टेम्परेचर इन्हेंस होगा आसपास का इन्वायरमेंट का, तो ये जो अपर सरफेस है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर हाई होगा। और अगर इसका टेम्परेचर हाई होगा तो इसका मतलब इसके लिए KH भी क्या होगा? हाई होगा। और अगर इसके लिए KH हाई होगा तो इसके लिए X की वैल्यू क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और X यहाँ है क्या? डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब उस केस के लिए O2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यही अगर डेप्थ की बात करेंगे, अगर यहाँ पे डेप्थ की बात करेंगे तो डेप्थ में क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो KH भी कम हो जाएगा, और KH कम होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में आते हैं। इवन कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इसका इस्तेमाल हेनरी लॉ का किया जाता है, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं वाटर में, और बहुत वो हाई प्रेशर पर डिजोल्व किया जाता है। यही रीजन होता है कि जब आप वाटर को ओपन करते हैं तो उससे थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में एक तो आपको मैंने बताया कि ये जो ड्रिंक्स की बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की, उनमें है ना, या कार्बोनेटेड वाटर्स जो होते हैं, सोडा वगैरह, कार्बोनेटेड वाटर्स, उनमें इस्तेमाल होता है ना। और लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि स्कूबा डाइवर्स वगैरह में भी इसका, स्कूबा डाइवर्स है ना, इसमें मैंने एक सिचुएशन बताई थी, मेडिकल टर्म जिसको बेंड्स बोला जाता है, इसके बारे में बताया था मैंने। बेंड्स अवॉइड करने के लिए मिक्सचर ऑफ गैसेस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक और मैंने टर्म यूज़ किया था, अगर आपको याद हो, दैट इज़ एनॉक्सिया या डिजीनेस वगैरह। जब हाई एल्टीट्यूड पर पर्सन जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करने से होता क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इंटेक करेंगे तो ऑक्सीजन इंटेक के बाद बॉडी में वो ऑक्सीजन क्या होगी, डिसॉल्व होगी, और अगर वो ऑक्सीजन बॉडी में डिसॉल्व होगी और प्रेशर एटमॉस्फेरिक कम है तो वो ऑक्सीजन उतनी इफेक्टिवली बॉडी में डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, और अगर बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं जाएगा तो डिजीनेस, एनॉक्सिया एटसेट्रा कैन बी प्रोड्यूस ऑन दैट टाइम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हेनरी लॉ में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अच्छा, इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या डिस्कस करना है, हमें लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशंस को समझना है। अभी हमने क्या समझा था, अभी हमने सिंपली समझा था, जो लास्ट लेक्चर था उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या सीखा था, आप लोगों ने सीखा था कि गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। मैंने आपको स्टार्टअप में पढ़ाया था कि ओवरऑल सोल्यूशन कितने वैरायटी के होते हैं, 9 टाइप्स के, जिनमें से 3 टाइप्स जो हैं वो एकेडमिक के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनमें एक होता है गैस इन लिक्विड, एक होता है लिक्विड इन लिक्विड, और एक होता है सॉलिड इन लिक्विड। ये तीनों आपको समझ में आने चाहिए। हालांकि लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इनका कम यूज़ है, लेकिन सॉलिड इन लिक्विड में पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो उसको तो बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट जो गैस इन लिक्विड को हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, अब हमें पढ़ना है लिक्विड इन लिक्विड का सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा, लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड का सिंपली मतलब मेरा ये है कि जब आप लिक्विड, लिक्विड का मतलब एक सॉल्यूट, एक टर्म है क्या, एक टर्म है सॉल्यूट और एक टर्म है सॉल्वेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब डिफाइन किया जाता है तो क्लियरली ये बताया जाता है कि सॉल्यूट में वो पार्ट इंक्लूड होगा जिसका अमाउंट क्या होगा, लेस। जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, सॉल्वेंट। लेकिन क्या होगा अगर दोनों का अमाउंट लगभग बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन पर वी विल नॉट यूज द टर्म ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑन दैट टाइम वी हैव टू यूज द वर्ड ऑफ द कंपोनेंट। दैट्स मीन इन लिक्विड सॉल्यूशन वी हैव टू use the word component. We will discuss about the first component and second component, and after mixing we get the solution, right? तो इसमें क्या होगा कि solution of liquid in liquid का मतलब क्या है, suppose that we have a component, this one. अच्छा, एक बात और, इसमें एक दो टर्म और इस्तेमाल होंगे, उसको पहले मैं समझा देता हूँ आपको। देखो होता क्या है कि जो लिक्विड है या जो भी आपने सॉल्वेंट या सोल्यूट या कंपोनेंट वॉट एवर यू आर गेटिंग एक्चुअली, इसमें क्या होगा कि इसका दो अलग अलग नेचर हो सकता है। कैसे, या तो ये नेचर का हो सकता है जिसको वी कैन से वोलाटाइल नेचर, वोलाटाइल, और एक हो सकता है इसका नेचर नॉन वोलाटाइल। इन दोनों वर्ड्स के बारे में वी शुड अवेयर, नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये टर्म क्या है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ द वेपर प्रेशर, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, वेपर प्रेशर, क्योंकि इन दो टर्म्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर और वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल को पहले समझ लेते हैं। तो ये जो टर्म दैट इज़ द वोलाटाइल, वोलाटाइल टर्म क्या होता है, वोलाटाइल से सिंपली मेरा मतलब ये है कि अगर आप इसको हीट करो तो इसका पार्ट, इसका ये जो कंपोनेंट है ये वेपर में आना चाहिए। जैसे सपोज दैट इस सोल्यूशन को मैंने हीट किया और यहाँ कुछ वेपर गैदर्ड हो गई, तो इस वेपर में इसका पार्ट होना चाहिए। अगर इसको हीट किया इसके बाद इसकी वेपर ही नहीं बन रही है तो उस सिचुएशन पर उसको क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। तो वोलाटाइल का मतलब होता है जिसकी वेपर बन जाए, और नॉन वोलाटाइल का मतलब है जो सोल्यूशन में तो पड़ा रहे लेकिन उसकी वेपर ना बने। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर सपोज दैट वी हैव अ सोल्यूशन ऑफ सुगर एंड वाटर, राइट, then water is volatile and sugar is not volatile. Suppose that if you are heating the solution of the sugar and water, then after some time all the water will vaporize, right, and you will get sugar. On that time sugar is considered as non-volatile solute and water is considered as volatile. There are two different terms, volatile and non-volatile. Now what is the vapor pressure? Suppose that we are heating a component like this one, and after the heating you will get the vapor here, right?
सो दिस वेपर विच इज गैदर्ड इन हियर, यहाँ पे क्या है कि जो वेपर है ये इस सोल्यूशन पर एक प्रेशर डाले, क्योंकि ये क्लोज चैम्बर है, तो क्लोज चैम्बर का मतलब ये जो वेपर है ये उस पूरे सोल्यूशन में एक प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। ये क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा जो पूरे सोल्यूशन के अंदर रहेगा। ऐसा नहीं कि ये प्रेशर यहाँ एक्सर्ट हो रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ एक्सर्ट नहीं हो रहा है, इट डजंट मैटर, प्रेशर पूरे सोल्यूशन के अंदर पड़ेगा जाके, राइट। तो जब प्रेशर पूरे सोल्यूशन के अंदर पड़ेगा तो उस सिचुएशन पर इसको क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। यानी वेपर प्रेशर क्या टर्म है, आफ्टर गेटिंग द वेपर, आफ्टर गेटिंग द वेपर, जो भी वेपर यहाँ हो रही है, गैदर्ड हो रही है, ये वेपर उस सोल्यूशन पर एक प्रेशर डालेगी, इसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जब हम प्रेशर का टर्म पढ़ते हैं, देयर आर टू टर्म ऑफ द प्रेशर, जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक टर्म होता है वेपर प्रेशर, क्या होता है, वेपर प्रेशर, और एक टर्म होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेवर कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये दो टर्म है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सॉल्यूट का होता है, यानी उस सोल्यूशन के अंदर जो टर्म है उनका होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका होता है, एटम का, मतलब एटमॉस्फेयर का होता है। तो क्योंकि वेपर प्रेशर, देखो वेपर प्रेशर जो है ये टोटली कनेक्टेड होता है बॉइलिंग पॉइंट से, और वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी टोटली कनेक्टेड होता है बॉइलिंग पॉइंट से। अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो वहाँ कंडीशन कुछ और है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे जनरली मान लो वाटर का हम लोग पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि ये डेफिनेशन अधूरी है। 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम, पूरा वर्ड क्या है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है वो कितने एटीएम पर है, 1 एटीएम। क्या होगा अगर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम रिड्यूस कर दें, उस सिचुएशन पर जब आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी रिड्यूस, बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। जैसे 1 एटीएम पर अगर 100 डिग्री सेल्सियस है और आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके बोला कि 0.8 एटीएम पर बताइए, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना भी हो सकता है, राइट। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ें कुछ मैंने बताई हैं जो बेसिक टर्म है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको करना हो, ठीक है।